चलिए, हमारे टीचिंग फॉर्मूले चल रहे थे। हाँ, आगे बैठ सकते हो, आगे बैठ जाओ। चलिए, टीचिंग फॉर्मूले कल हमने 8 कर लिए थे। नोवा हमारा आज से होना था, और टीचिंग फॉर्मूले के बाद जो हमारा लास्ट जो नॉन टेक्निकल पार्ट बचेगा, वो सिर्फ एक ही बचेगा, टीचिंग मॉडल, जो कि कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए और फिर कल से सिर्फ टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, कल आई थिंक आप लोगों की क्लास भी मॉर्निंग में ही होगी। मैं जल्दी ले लूंगी कल आपकी क्लास, क्योंकि फिर मुझे बाहर जाना है, तो मैंने अभी, हाँ कल कल ही। बाकी के डेज तो मैं भी एडजस्ट नहीं कर सकती। नहीं, कल कल ही एडजस्ट करना है आप लोगों को। लिखिए, कुछ प्रॉब्लम है अगर जल्दी हो जाती है क्लास तो? क्या करते हैं? अच्छा, लेट आते हो? ओके, लिखिए भाई। मनोवैज्ञानिक से, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, फॉर्मूला है ये, 9th फॉर्मूला है ना। टीचिंग फॉर्मूले हमारे कल रह गए थे, हमने 8 कर लिए थे टीचिंग फॉर्मूले। और ये हमारा, भाई एक बार चेक तो करो, आवाज जा तो रही है ना? अनम्यूट हो। हाँ, टीचिंग फॉर्मूले 8 तक हमारे हो चुके थे, और 9वां आज हमारा स्टार्ट होना। वैज्ञानिक तर्क, वो वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, तर्क संगत की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। देखिए, इसमें भी वही बात कही गई है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाओ, उसकी मनोस्थिति के, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क की ओर। जब हमें उसे लॉजिकल चीजें पढ़ानी है, तो लॉजिकल चीजें पढ़ाने से पहले हमें उसकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जिस चीज में उसे रुचि है, जो चीज उसे आती है, जिस चीज के लिए वो जिज्ञासु है, पहले वो पढ़ाए। वो पढ़ाने के बाद फिर उसे तर्क की ओर लेके चले, फिर उसे लॉजिकल थिंग्स की तरफ लेके चले, ताकि वो उसे समझ पाए। जैसे मैं यहाँ पे मान लो आपको घड़ी पढ़ाने वाली हूँ, तो पहले मैं आपको घड़ी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आप जानते हो घड़ी के बारे में। मैं आपसे आपका इंटरेस्ट वहीं से जनरेट करना शुरू करूंगी। घड़ी की 3 सुइयां आप सब लोग जानते हो, घड़ी गोल घूमती है आप सब लोग जानते हो। बस मैं वहीं से करना स्टार्ट करूंगी कि भाई वो गोल घूमती है, मतलब 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का कोण बनाती है, कितने नंबर आते हैं उनमें डिवाइड कर दो। इस तरीके से मैं आपका लॉजिकल जो फैक्ट है वो कैसे जनरेट करूंगी, आपकी साइकोलॉजी के साथ, आपकी मनोस्थिति के साथ ही जनरेट करूंगी। क्योंकि जितना पहले आपको आता है, पहले उसी का ही, पहले वही तो जान लो कि आपको जो चीजें आती हैं उन्हीं से ही इंटर रिलेट करके मैं आगे की चीजें पढ़ाऊं। वही होता है मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, कि मुझे अगर तर्क देने हैं या तर्क की चीजें समझानी है या लॉजिकल चीजें समझानी है, तो पहले मुझे आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा कि आपकी मनोस्थिति कैसी है, आपको कितनी चीजें आती हैं, आप उस चीज के लिए कितने जिज्ञासु, कितनी आपकी उस चीज में रुचि है। वहीं से हमारा एनवायरमेंट क्रिएट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं तो लिखिए, शिक्षा में बाल मनोविज्ञान का
शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व का कारण यह माना जाता है कि शिक्षा में बाल मनोविज्ञान का कारण बाल मनोविज्ञान के महत्व का कारण यह माना जाता है कि बाल मनोविज्ञान के महत्व का कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों उसकी क्षमता जिज्ञासा के अनुसार प्रदान करनी चाहिए। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए, जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए, जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए, उसे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध, तार्किक मतलब लॉजिकल, तार्किक व क्रमबद्ध मतलब लॉजिकल व एक ऑर्डर में, ठीक है, जिस भी तरीके की हमें चीजें पढ़ानी है उसी क्रम में हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए, उसे तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए। जिससे उसकी रुचि व ध्यान जिससे उसकी रुचि व ध्यान पाठ और विषय वस्तु में जिससे उसकी रुचि व ध्यान पाठ व विषय वस्तु में बनी रहे, जिससे उसकी रुचि व ध्यान पाठ व विषय वस्तु में बनी रहे। वो सिंपल सी बात इतना कहना चाह रहा है कि भाई मुझे आपको कोई भी चीज पढ़ानी है तो मैं आपके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलूं, क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि भाई बच्चे को पढ़ाने से पहले उसकी रुचि किस चीज में है, उसकी क्षमता कितनी है, प्लस उसकी जिज्ञासा, उसके अंदर जिज्ञासा कितनी है, उसी के हिसाब से उसे समझाना, ज्ञान देना शुरू करो। और जब उसका आपको लगे कि हाँ अब ये इस चीज के बारे में जानने के योग्य हो गया है, फिर उसे उसी तरीके से, जिस तरीके से आप उसे समझा रहे हो उसी तरीके से समझाते हुए उसे लॉजिकल क्रम से या विषय वस्तु से जोड़ दो और उसको क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते रहो। मतलब कुल मिला के पहले एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो कि वो सीखने के लिए तैयार हो जाए, और जब वो तैयार हो जाए तो फिर उसे उस विषय वस्तु से जोड़ दो, जिससे उसका इंटरेस्ट भी बना रहे और जिससे वो उस चीज को समझ भी पाए, उसका ध्यान भी लगा रहे, ठीक है। यही होता है मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर, ठीक है। उदाहरण लिखिए। भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण व ध्वनि भाषा में शिक्षण का तार्किक क्रम वर्ण व ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का है। वर्ण व ध्वनि के पश्चात वाक्य सिखाने का है।
वाक्य सिखाने का है। जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार, जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार पहले वाक्य फिर वर्ण, पहले वाक्य फिर वर्ण व ध्वनि के बारे में जानकारी करानी चाहिए। पहले वाक्य फिर वर्ण व ध्वनि के बारे में जानकारी करानी चाहिए। जब भाषा सिखाते हैं तो आपको ऐसे बोलना है, इस शब्द, इस अक्षर को आप, इस वर्ण को आप कंठ से बोलो, इसको आप ओष्ठ से बोलो, ध्वनि के साथ। पहले वर्ण सिखाए जाते हैं, फिर उनकी ध्वनि सिखाई जाती है ना। ए बी सी या क ख ध्वनि के साथ सिखाया जाता है। पहले वर्ण सिखाए, फिर आपको ध्वनि सिखाई, फिर आपको वाक्य बनाना सिखाया। जबकि मनोवैज्ञानिक क्रम क्या कहता है कि पहले बच्चे को वाक्य सिखा दो, है ना, उसको बोलना सिखा दो कि भाई ठीक है ये वाक्य से, फिर उसको वर्ण, और फिर उसका किससे लिंक करवाओ, उसे वर्ण व ध्वनि से। वो उनका मानना है कि जो वर्ण में जो ध्वनि है वो एक तार्किक लेवल पे, वो एक मतलब लॉजिकल फैक्टर है जिसे बच्चा सीखने में थोड़ा टाइम लेगा। मान लो आपने बच्चे को सीधे से आके बोला राम आम खाता है, बच्चा बोल देगा राम आम खाता है, क्योंकि वो उसे सिर्फ वो बोलना है। या अगर आप उसे लिखना सिखा रहे हो कि राम आम खाता है, वो लिख देगा। लेकिन वही चीज अगर आप उसमें उस रै की ध्वनि बताना चाह रहे हो, आप बता रहे हो कि ये कंठ से जाएगा, ये ओष्ठ से जाएगा, तो आपने देखा होगा कि बचपन में बच्चे को ये चीजें नहीं सिखाई जाती कि ये कंठ से जाता है, ये ओष्ठ से जाता है ध्वनि, क्योंकि ये लॉजिकल क्रम होता है, बच्चा इस चीज में उलझ सकता है ना। तो बच्चे को आपने देखा होगा जब बचपन में शब्द देते हैं तो या तो एक कह कह लिख के दे दिए, उसको ध्वनि नहीं सिखाई जाती, या उसको वाक्य बनाना, राम आम खाता है तो राम आम खाएगा तो केला शाम, वो शाम केला खा लेगा। तो मतलब ऐसे ही आपको सेंटेंस, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये सेंटेंस सिखाए जाते हैं। इन सेंटेंस का जो व्याकरण का क्रम है वो उन्हें बाद में सिखाया जाता है, क्योंकि वो तार्किक क्रम है, उसमें तर्क होते हैं, वो लॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, तो ये चीज मनोविज्ञान बोलता है। ठीक है, चलिए, हर चीज मनोविज्ञान के हिसाब से नहीं चलती है, लेकिन मनोविज्ञान ऐसा कहता है कि अगर आपको बालक को अच्छी शिक्षा देनी है तो ऐसी चीजों का को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो लिखिए, एग्जाम्पल समझ आ गया। नेक्स्ट लिखिए, अनुभव से, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, अनुभव से, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, फ्रॉम इंपीरियल टू रेशनल, फ्रॉम इंपीरियल टू रेशनल, फ्रॉम इंपीरियल टू रेशनल। फ्रॉम इंपीरियल टू रेशनल, देखो ये क्या कहता है, अनुभव से युक्ति युक्त की तरफ। मुझे बच्चे को कोई चीज सिखानी है तो पहले मैं बच्चे को अगर उस चीज का अनुभव करवा दूंगी, बच्चे को वो चीज सामने दिखा दूंगी होते हुए, तो बच्चा उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएगा। जैसे मुझे मौसम के बारे में, उसके बारे में पढ़ाना है बच्चों को, मौसम के बारे में मुझे बताना है, या ऋतुओं के बारे में मुझे बताना है, मुझे कुछ भी ऐसी चीज बच्चे को समझानी है, बतानी है, तो मैं बच्चे को वो चीजें आसपास से अनुभव करवा दूं। बच्चे को जैसे बोलते हुए, देखो आज मौसम खराब है, बच्चे कहेगा मौसम, कहते देखो अब ऋतु गर्मी की आ गई, सर्दी की आ गई, तो बच्चों को आप ऐसे बता सकते हैं कि देखिए अभी मौसम सही था और अभी बारिश का मौसम हो गया,
है ना। तो मौसम आप बता सकते हो कि देखो अभी मौसम ठीक था, थोड़ी देर में ही बदल गया। मतलब मौसम एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत जल्दी बदल जाती है, और ऋतु एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि टाइम लेती है बदलने में, है ना। वो पर्टिकुलर बहुत सारे चीजों पे डिपेंड होती है, और मौसम होता है वो सडनली चेंज होता है। ऋतु को आप महसूस करवा सकते हो, बच्चा अनुभव करता है, बच्चा जान सकता है। तो इसमें क्या बताया गया कि बच्चा जिस चीज को अनुभव करता है उस चीज से बेहतर तरीके से समझ पाता है, क्योंकि अनुभव से जो ज्ञान होता है वो उसके मस्तिष्क में संचित होता है, इकट्ठा होता है, और वो जो ज्ञान उसके मस्तिष्क में इकट्ठा होता है और उससे रिलेट करके जब आप पढ़ाते हो तो बच्चा उसे बेहतर तरीके से समझ पाता है, और वो स्थायी रहता है। मतलब उसे समझ भी आता है, वो उसमें सक्रिय भागीदारी भी रखता है, क्योंकि वो उस चीज को सोचता है, समझता है, और उस चीज को महसूस करता है, और उस चीज को वो हमेशा के लिए सीख भी लेता है। मतलब वो स्थायी हो जाता है, वो लंबे समय तक उस चीज को सीख लेता है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि बच्चे को जब भी कोई लॉजिकल चीजें बताओ, जब भी कुछ ऐसी युक्ति वाली लॉजिकल थिंग्स के बारे में बताओ, तो पहले बच्चे को उन चीजों के बारे में अनुभव करवा दो। मतलब मुझे आपको कोई भी चीज समझानी है, जनरली ये ज्यादातर ये साइंस पे काम करता है ना। मुझे साइंस की कोई भी चीज उसे बतानी है, कोई भी फैक्ट बताना है, कोई भी उसको लॉ बताना है मुझे, तो मैं उसको वो चीजें पहले महसूस करवाऊं, वो करके देखे, वो उस चीज को फील करे, वो उस चीज पे विचार विमर्श करे, वो अपने मानसिक रूप से उसमें सक्रिय भागीदारी निभाए, तो वो उस चीज को बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो यही होता है फ्रॉम इंपीरियल टू रैशनल, कि वो उसे अनुभव करके, खुद महसूस करके उस चीज को सीख रहा है। तो यही होता है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर। तो लिखिए, शिक्षक को बच्चों को शिक्षक को बच्चों को शिक्षक को बच्चों को अनुभव के द्वारा शिक्षक को बच्चों को अनुभव के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को अनुभव के द्वारा प्राप्त होने वाले ज्ञान को विविध 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 मतलब बहुत सारी या कई विविध विधियों या सामग्रियों विविध विधियों विधि हमने मेथड या सामग्री विभिन्न विधियों या सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत व युक्ति युक्त, मतलब लॉजिकल, है ना। तर्क संगत व युक्ति युक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तर्क संगत व युक्ति युक्त, दोनों के लिए वर्ड लिख सकते हो, लॉजिकल, बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बालक क्योंकि बालक देखकर और क्योंकि बालक देखकर और ठीक है, अनुभव करके क्योंकि बालक देखकर और अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। क्योंकि बालक देखकर और अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है, और यह प्राप्त ज्ञान उसके मस्तिष्क में और यह प्राप्त ज्ञान उसके मस्तिष्क में संचित रहता है। संचित मतलब इकट्ठा, है ना। संचित मतलब इकट्ठा, है ना। वो उसके माइंड में कलेक्ट होके रहता है। वह ज्ञान उसके मस्तिष्क में संचित रहता है, ठीक है। और
फिर उसे फिर उससे फिर उससे तर्क शक्ति मतलब मेंटल एबिलिटी, फिर उससे तर्क शक्ति बढ़ाने में मदद मिलती है। फिर उससे तर्क शक्ति यानी कि मेंटल एबिलिटी, सोचने की क्षमता या तर्क क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। उदाहरण, ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन को समझाना। उदाहरण, ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन को समझाना। देखो, ऋतुओं में होने वाले परिवर्तन को हम एनवायरमेंट में उसे दिखा के भी, महसूस करवा के भी करवा सकते हैं। और हम ग्लोब वगैरह लेके, मैंने ग्लोब लिया, इधर से सन लिया, और उसके माध्यम से भी मैं बता सकती हूँ कि देखो अब सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है। सूर्य की रोशनी जब सीधी पड़ेगी तो गर्मी का मौसम रहेगा। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, सूरज की रोशनी क्या होती जाएगी, तिरछी होती जाएगी, और जहां पे तिरछी होती जाएगी वहां पे सर्द ऋतु का मौसम आता रहेगा। तो ये वो सामग्री है जिनके माध्यम से हम उसे वो चीज अनुभव करवा सकते हैं, महसूस करवा सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसे दिखाते हुए समझा सकते हैं, ताकि वो उस चीज को महसूस करे। और जो चीजें महसूस करके की जाती हैं, अनुभव करके की जाती हैं, वो चीजें उसके लिए जिंदगी भर के लिए, लंबे समय के लिए उसके मानस पटल पर छप जाती हैं। मतलब उसको लंबे समय तक वो चीजें फिर क्या रहती हैं, याद रहती हैं। तो ये ग्लोब वगैरह के थ्रू आपको समझाना, दिखाते होंगे ना, आपसे मॉडल्स वगैरह बनवाते हैं और मॉडल्स के माध्यम से आपको समझाना, उसका यही कारण होता है। ठीक है। ये इसके वाष्पीकरण वगैरह के बारे में, वाष्पीकरण वगैरह के बारे में समझाना। तो जिन चीजों को आप दिखा के समझा सकते हो, वो चीजें उसे दिखा के ही समझाओ, ताकि वो उस चीज का अनुभव ले, उसे एक्सपीरियंस करे। ठीक है, आगे चीजें समझ में। नेक्स्ट लिखिए, प्रकृति का अनुसरण। अच्छा, अपने जो बुक, जो अनुदेशक की बुक आई है, मैंने एक बुक में देखा है, वहां पे इंद्रियों से करके कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैंने जितनी भी बुक रिसर्च की, जितनी भी बुक्स मैंने देखी, ऑथोराइज बुक जो मैंने देखी, इवन गूगल वगैरह करके देखा, तो ऐसा मुझे कोई नाम नहीं मिला। हो सकता है कि वो किसी वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत के आधार पर अलग से नाम दिया और उन्होंने उसका वही नाम रख दिया हो। तो इसका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण, फॉलो टू नेचर। प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण मतलब उसका पालन करना। फॉलो टू नेचर, फॉलो टू नेचर। इसे नैसर्गिक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? नैसर्गिक विधि। प्राकृतिक सौंदर्य को नैसर्गिक सौंदर्य भी बोलते हैं ना, प्राकृतिक नैसर्गिक एक ही, ये पर्यायवाची होते हैं ना। इसे नैसर्गिक विधि भी बोलते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, पढ़ाते वक्त जब भी आप पढ़ाने के लिए फॉर्मूले बनाते हैं, तो आपको प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए, फॉलो टू नेचर, प्रकृति के हिसाब से। अब यहाँ पे प्रकृति अपनी वो नेचुरल एनवायरनमेंट की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे प्रकृति किसकी प्रकृति? बच्चों की, बालक की प्रकृति। बालक की प्रकृति कैसी? शारीरिक और मानसिक। शारीरिक में क्या आ जाता है, बच्चे की आयु कितनी है, बच्चा कितना कर सकता है, उसी के हिसाब से उसे करवाया जाए। मानसिक मतलब उसकी क्षमता कितनी है, उसकी रुचि कैसी है, क्या उसे इस चीज को सीखने में आनंद आ रहा है, क्या वो उस चीज को सीख पा रहा है मजे से। तो ये होती है उसकी शारीरिक और मानसिक। कहा जाता है कि बच्चे को जब भी कोई चीजें सिखाओ तो उसको सक्रिय रूप से उस चीज में क्रियाशील होना, उसका इन्वॉल्व होना जरूरी
होता है। और उसका अगर उसकी मानसिक और शारीरिक प्रकृति के हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे, उसकी रुचि, क्षमता, जिज्ञासा के हिसाब से अगर हम कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चा, क्योंकि अगर हम उनके हिसाब से करें, मुझे एक छोटे बच्चे को चीजें सिखानी है तो मैं कोशिश करूंगी उसे खेल खेल में सिखाऊं, और जब मैं उसको खेल खेल में सिखाऊंगी तो वो खेलते हुए सीखने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने बच्चे को काउंटिंग सिखानी है तो मैंने काउंटिंग के लिए बच्चे को बताया, ये एक स्टिक है, ये दो स्टिक है, मैंने स्टिक फेंक दी और मैंने बच्चे से कहा भाग के जाओ और दो स्टिक लेके आओ। मैं उसे क्या सिखा रही हूँ? काउंटिंग सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसे यहाँ पे लिख के 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं सिखा सकती काउंटिंग्स, मैं उसे गिनती ऐसे नहीं सिखा सकती। लेकिन मैं उसे कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स ले लूं जिनको काउंट करके मैं उसे सिखा सकती हूँ। मैं टॉफीज ले लूं, मैं चॉकलेट्स ले लूं, मैं बच्चे को कहूँ कि ये कितनी चॉकलेट है, वो कहेगा 1, ठीक है ये मैंने आपको दे दी। मैंने उसके सामने 2 चॉकलेट रखी, मैंने कहा ये कितनी चॉकलेट है, अगर आप सही बताओगे तो आपको मिल जाएंगी। मतलब मैंने उसको उसी के रुचि के हिसाब से, उसे जिस चीज में रुचि, उसे खेलने में रुचि है, मैंने उसको खिला के वो खेलते हुए सिखाया, उसको खाने में रुचि है तो मैंने उसको खाने की चीजों से सिखाया। तो मतलब उसकी मनोस्थिति के हिसाब से, उसकी शारीरिक क्षमता के हिसाब से ही मुझे उसे सिखाना चाहिए। वही होता है फॉलो टू नेचर, कि प्रकृति को फॉलो करते हुए किसी भी बालक को चीजें सिखानी चाहिए। तो लिखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की, शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की मानसिक व शारीरिक, शिक्षक को चाहिए कि वह बालक की मानसिक व शारीरिक, और ब्रैकेट में मानसिक व शारीरिक पे लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो मानसिक स्तर, रुचि, आयु, क्षमता, मानसिक स्तर, रुचि, क्षमता, आयु, ये हो गए शारीरिक व मानसिक। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। के अनुसार, के अनुसार बालक को शिक्षण प्रदान करें, के अनुसार बालक को शिक्षण प्रदान करें, के अनुसार बालक को शिक्षण प्रदान करें। यदि शिक्षक, यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता है, यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो इससे, यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो इससे बालक के विकास में, तो इससे बालक के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। तो यदि शिक्षक ऐसा नहीं करता है तो इससे बालक के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यदि शिक्षक बालक के हिसाब से ही नहीं पढ़ाएगा तो भाई बालक उस चीज से परेशान हो जाएगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, उसका मानसिक विकास क्या होगा, उससे बुरे तरीके से प्रभावित होगा। तभी तो कहते हैं कि बच्चों पे प्रेशर मत आने दो। तभी तो हमारी शिक्षा कैसी है अब, आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित, बस्तों का बोझ कम कर दिया। क्यों कम कर दिया? क्योंकि बच्चा उससे परेशान होता था। तो भाई ऐसी किसी चीज का बच्चों पे बोझ नहीं डालना चाहिए जिससे कि बच्चों का शारीरिक व मानसिक, इससे बच्चों का शारीरिक व मानसिक दोनों ही विकास प्रभावित हो रहे थे। इसलिए क्या किया, बस्ते का वजन क्या कर दिया, कम कर दिया गया। हालांकि कम नहीं हुआ है अभी भी, अभी थोड़े से टाइम में ऐसा सिस्टम आने वाला है कि बच्चे को अपनी बुक्स बाहर ही नहीं लेके जानी है, वो स्कूल की डेस्क में ही रख के चला जाएगा। जनरली फॉरेन में ऐसा ही होता है कि भाई बच्चा घर जा रहा है तो उस पे ऐसा मत करो कि बच्चा घर आया तो उसको ट्यूशन भेज दिया, ट्यूशन से आया तो आप खुद पढ़ाने बैठ गए, खुद ने पढ़ा के छोड़ा, बच्चे को खाना वाना खिलाया, सुला दिया उठते ही। मतलब बचपन में ही आईएएस बना दो बच्चे को। बच्चा जब खेलता है तो वो खेल खेल में ज्यादा सीखता है, बच्चा दूसरों के साथ इंटरेक्ट होता है
तो बच्चा इंट्रोवर्ट बनता है, वरना बच्चा मतलब अंदर ही अंदर चुपचाप रहना, सहमा हुआ रहना सीख जाता है। और आप देखना, जो बच्चा जितना हंसता खेलता रहेगा वो उतना ही एक्टिव रहेगा, वो उतना ही जल्दी से करेगा। आप बच्चे को ना वैसे डांट मार के और ऐसे करके सिखाने की कोशिश करो, वो नहीं करेगा। लेकिन आप कोई भी एक्टिविटी करने लग जाओ, मैं देखती हूँ यूट्यूब वगैरह पे, वो इतने इतने से बच्चे जिन्हें चलना ढंग से नहीं आ रहा है, वो कच्चा बादाम पे डांस कर रहे हैं ना, भले उन्हें कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्या है। अब अच्छा, चर्चा हो रही है कि आप भी देखते हो, मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी रील्स आती हैं, मैं भी हर चीज को देख लेती हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या है, बस उसके अंदर मैं ज्ञान की चीजें ढूंढ लेती हूँ, आप उसे सिर्फ देख के छोड़ देते हो। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें क्या है भाई, बच्चों को उनकी प्रकृति के हिसाब से ही सिखाना चाहिए, जैसा बच्चा सीख सकता है, जितनी उसकी क्षमता है, जितनी उसकी रुचि है। ठीक है, जैसे इसी के अंदर लिखिए, जैसे पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस है ना, पाठ्य वस्तु यानी कि उसकी बुक्स पढ़ने की। ठीक है, पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधि, आदि सभी, आदि सभी गतिविधियां, आदि सभी गतिविधियां बालक के, आदि सभी गतिविधियां बालक के शारीरिक व मानसिक, बालक के शारीरिक व मानसिक प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। बालक के शारीरिक व मानसिक प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए। बुक्स बनाते हुए, बच्चों की बुक्स देखी होंगी आपने, काफी कलरफुल होती हैं, क्योंकि वो बच्चों के हिसाब से बनाई जाती है। बच्चों का सिलेबस, उसमें कंप्यूटर का सिलेबस तो डाल नहीं देंगे। तो भाई क्या होना चाहिए कि उनके लिए जो भी तरीका आप अपना रहे हो, जो भी आप उसे पढ़ा रहे हो, जिस चीज से आप पढ़ा रहे हो, सभी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रेप के बच्चों को पढ़ाने के लिए, प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए और सेकंड थर्ड क्लास की बुक्स लेके बैठ गए। उनकी बुक्स उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है, थोड़ी 3D प्रिंटिंग में होती है, जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, कलरफुल उसमें होती हैं, और ज्यादा उनका बर्डन नहीं होता है, मोटे मोटे पेजेस में होती है, छोटी भी बुक्स आती हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। तो वो हर बच्चे की प्रकृति, आयु की और उनकी, मतलब मैं एक चीज बात करूं तो मानसिक और शारीरिक प्रकृति के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसी में ही रेमंड ने एक अपना वो दिया है, रेमंड ने रेमंड ने अपना एक वो दिया है, सिद्धांत दिया है इसी के लिए। रेमंड के अनुसार, रेमंड के अनुसार इस सूत्र का, इस सूत्र का, रेमंड के अनुसार इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय, रेमंड के अनुसार इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय यह है कि, यह है कि हमें अपने साधनों को, हमें अपने साधनों को बालक के शारीरिक व मानसिक, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अनुरूप बनाना चाहिए। बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अनुरूप बनाना चाहिए। और यहां आपके टीचिंग फॉर्मूले खत्म। अब आ जाते हैं टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल मतलब एक तरीके से जो सूत्र है उन्हीं की ही हेल्प करने के लिए, जो सिद्धांत वगैरह इन्हीं की हेल्प करने के लिए उनके मॉडल बनाए जाते हैं।
मॉडल क्या होता है? एक तरीके से किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट बनाना। क्या होता है? किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट बनाना या मानचित्र बनाना, या उस चीज को बनाने से पहले उसका एक तरीके से लेसन टाइप से तैयार करना, मतलब उसका खाका तैयार करना, हाँ उसका स्ट्रक्चर तैयार करना। ठीक है, उसका भाई वो चीज कैसे मुझे पढ़ानी है, उसका स्ट्रक्चर बनाना ही, ताकि बच्चा उसका अधिगम कर पाए, ताकि बच्चा उससे सीख पाए। वही क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान, है ना, टीचिंग मॉडल्स। तो हेडिंग डाल लीजिए शिक्षण प्रतिमान। इनकी ज्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत हमें लिखना है, ज्यादा सभी के बारे में हमें नहीं लिखना, बस उनके प्रवर्तक याद कर लेते हैं कि ये थ्योरीज किसके द्वारा दी गई हैं। शिक्षण मॉडल मैंने आपको बता दिया कि पढ़ाने के लिए जो एक ब्लूप्रिंट तैयार कराया जाता है, एक मानचित्र तैयार करवाया जाता है। जिस तरीके से पहले घर बनता है तो घर के लिए हम जो मैप बनाते हैं, जो नक्शा बनाते हैं, जो मानचित्र बनाते हैं, उसी तरीके से हमें पढ़ाने के लिए भी पहले से उसके लिए एक लेसन तैयार करना पड़ता है, एक खाका तैयार करना पड़ता है, एक मॉडल तैयार करना पड़ता है कि हमें किस तरीके से पढ़ाना है। वही क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान, जिससे कि हमारे शिक्षण के अधिगम को क्या बनाया जा सके? सफल बनाया जा सके, इस तरीके से पढ़ाया जाए, इस तरीके से टीचिंग करवाई जाए कि बच्चा उसका अधिगम कर सके, उसको लर्न कर सके, उसको प्रभावशाली बनाया जा सके। यही क्या होता है? यही होता है टीचिंग मॉडल। ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो लिखिए डेफिनेशन। सबसे पहले लिख लिए प्रतिमान का अर्थ। आप लिखिए प्रतिमान। ब्लूप्रिंट, उसका ब्लूप्रिंट बनाना या मानचित्र बनाना या उसकी रूपरेखा तैयार करना। क्या होता है प्रतिमान? मॉडल का अर्थ क्या होता है? उसका ब्लूप्रिंट बनाना, उसका मानचित्र बनाना या उसकी रूपरेखा तैयार करना। कि भाई पढ़ाने से पहले मैं उसकी रूपरेखा तैयार कर लूं, मैं उसका एक मॉडल बना लूं, मैं उसका एक लेसन तैयार कर लूं कि भाई मुझे ये चीजें किस तरीके से पढ़ानी है, मुझे इसमें किस किस सहायक सामग्री का यूज करना है, मुझे किस एज के बच्चों के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट देना है, और किस एज के बच्चों के साथ मुझे किस तरीके के मॉडल्स का यूज करना है। वही क्या होता है? शिक्षण प्रतिमान। तो लिखिए, ताकि हमारे एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हो सके, जो कि हमारा लक्ष्य है। लक्ष्य क्या होता है? सिलेबस ही होता है। सिलेबस के साथ साथ उसे वो चीजें लर्न भी करवाई जा सके, अधिगम भी प्राप्त हो। तो लिखिए। समझ नहीं आया? अच्छा, किसी रूपरेखा अथवा किसी रूपरेखा अथवा किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार, किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया, व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। किसी रूपरेखा अथवा उद्देश्य के अनुसार व्यवहार को ढालने की प्रक्रिया प्रतिमान कहलाती है। कुल मिला के वो क्या कहना चाह रहा है कि जब भी मैं शिक्षण करवाने जाऊं तो मुझे उसकी एक रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिससे कि मैं बच्चे को उस चीज को, उसका उद्देश्य क्या है? बच्चे को सिखाना, मैं बच्चे को सिखा पाऊं और बच्चा उसे व्यवहार में उतार पाए।
ये ही क्या होते हैं? शिक्षण प्रतिमान होते हैं। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के लिए उपकल्पना का काम करते हैं। उपकल्पना, हाइपोथेसिस का काम करते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांत के लिए उपकल्पना का कार्य करते हैं कि ये जो शिक्षण सिद्धांत में हम चीजें करवा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करवाना ही क्या है? शिक्षण प्रतिमान। ठीक है, आगे लिखिए। यह शिक्षण करवाने का एक ब्लूप्रिंट होता है। यह शिक्षण करवाने का एक ब्लूप्रिंट ऑब्लिक ब्रैकेट में लिख सकते हो, मानचित्र या खाका, कुछ भी लिखना चाहो, है ना। यह शिक्षण करवाने का एक ब्लूप्रिंट होता है या एक स्ट्रक्चर होता है या एक मॉडल होता है। ठीक है, इसके लिए एच.सी. विल्ड ने इसकी थ्योरी दी है। एच.सी. विल्ड ने थ्योरी दी है प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा एच.सी. विल्ड ने अपनी इसी के ऊपर एक थ्योरी दी है, प्रतिमान की थ्योरी दी है ना। जो हमने सबसे पहले लिखा वो क्या है? कॉमन थ्योरी है, और ये स्पेसिफिक किसी साइकोलॉजिस्ट की दी गई थ्योरी है ना। एच.सी. विल्ड की ये थ्योरी, इसकी काफी फेमस है, इसलिए मैं आपको लिखवा रही हूं। ठीक है, प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा प्रतिमान का अर्थ किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने किसी रूपरेखा अथवा आदर्श के अनुरूप कार्य करने तथा व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। व्यवहार को निश्चित करने की प्रक्रिया है। आगे समझ में? थ्योरी समझ आ गई? एक रूपरेखा बनाई, उस रूपरेखा के अनुसार ही शिक्षण करवाना, ताकि वो उसके व्यवहार में उतारा जा सके, या उसका अधिगम, जब वो उस चीज को सीखता है, उसको लर्न करता है, तभी वो उसे व्यवहार में लागू कर पाता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई वो, ताकि उसके व्यवहार में भी वो चीजें आ पाए, वही क्या है? शिक्षण प्रतिमान है। तो लिखिए, शिक्षण प्रतिमान के 5 आधारभूत तत्व, 5 fundamental elements of teaching model। शिक्षण प्रतिमान के 5 आधारभूत तत्व, 5 fundamental elements of teaching model। टीचिंग मॉडल्स, 5 फंडामेंटल मॉडल्स ऑफ, वो एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स। सबसे पहला है उद्देश्य, यानी कि फोकस। ब्रैकेट में लिख सकते हो फोकस, कि भाई मैं कोई भी किसी भी चीज की जब टीचिंग करवाने आती हूं तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। मैं एक उद्देश्य तो लेके आ रही हूं आपको यहां पढ़ाने। यहां
क्या आपको कोई बिना उद्देश्य के पढ़ाने आ सकता है? एक लक्ष्य बिंदु होता है, एक लक्ष्य होता है। हमारे सामने लक्ष्य बिंदु क्या है? हमारा सिलेबस। आपका लक्ष्य बिंदु क्या है? सिलेक्शन। ठीक है, तो देखिए जब भी हम टीचिंग करवाते हैं तो हमारा एक लक्ष्य बिंदु होता है कि मैं वो चीज आपको अपने बेहतर तरीके से दे पाऊं ताकि आप उस चीज को पढ़ने के साथ साथ सीख भी सके और उसे व्यवहार में लागू भी कर सके। ये क्या होता है? उद्देश्य होता है। और उद्देश्य को ही क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। उद्देश्य को ही क्या बोलते हैं? मैंने उद्देश्य सही लिखा है? पहले सही था? ऐसे लिखा जाएगा? है ना, ये मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मैंने ऐसे ही लिखा, पता नहीं फिर भी मुझे क्यों अजीब सा लगा ये। फोकस लिखिए। प्रत्येक प्रतिमान का एक उद्देश्य होता है। प्रत्येक प्रतिमान का एक उद्देश्य होता है जिसे उसका लक्ष्य बिंदु कहते हैं। प्रत्येक प्रतिमान का एक उद्देश्य होता है जिसे उसका लक्ष्य बिंदु कहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिमान को विकसित किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिमान को विकसित किया जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिमान को विकसित किया जाता है। भाई मुझे टीचिंग का कोई मॉडल बनाना है, जब तक कि मुझे यही नहीं पता कि मुझे वो किस चीज के लिए मॉडल बनाना है, मुझे साइंस के लिए बनाना है, मुझे कंप्यूटर के लिए बनाना है, मुझे किस क्लास को पढ़ाना है, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, तो मैं बना पाऊंगी क्या? तो किसी भी मॉडल को बनाने से पहले एक लक्ष्य बिंदु होना चाहिए, वही क्या होता है? उसके उद्देश्य। आगे लिखिए, सेकंड है पॉइंट है इसका, संरचना। किस चीज के सर आ गए हैं? नेटवर्किंग की क्लास कंटिन्यू हो गई है आपकी? बीच में बंद हो गई थी? पहले मॉर्निंग में लगती थी? मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया।